चलिए दोस्तों, तो बेसिकली जस्ट अ मिनट। तो देखिए, काफ़ी टाइम से हम लोग आपको बोल रहे थे बेसिक लेक्चर्स के बारे में। तो आज से हम जो है वो बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग अपना बेसिक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो आपके लेक्चर्स हैं दैट विल बी यूजफुल फॉर ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम। पॉलिटी के हम बेसिक लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए, पॉलिटी की GS 365 कोर्स बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी रहा है और बहुत लोग देख भी रहे हैं और अच्छा अप्रिशिएशन हमें मिल रहा है। बट जो है हम बेसिकली यहाँ पर आपका पॉलिटी के सेगमेंट में, जैसा कि आपको पता होगा कि हम सब कुछ डील तो कर नहीं सकते। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि वहाँ पर टाइम कंसंट्रेंट है, क्योंकि हमें जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20-25 आवर्स में आपको पूरा पॉलिटी कंप्लीट कराना है वनडे एग्जाम्स के लिए। तो वहाँ पे हर कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वैल्यू एडिशन के रूप में बेसिक क्लासेस चलेंगी आपकी, और ये सारी बेसिक क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे फॉर ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन, और वो अंडरस्टैंडिंग में भी यूजफुल होंगी। तो यहाँ बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट is your written constitution versus unwritten constitution. In the GS 365 also we have discussed about written constitution and unwritten constitution, but there we don't got or we did not get into the integrity. So in this video we will be going into that integrities as well. इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि what is the basic difference between the written constitution and the unwritten constitution. When I am saying that written constitution, what comes to your mind? So the first thing that will be coming to your mind would be written constitution is something that is written, unwritten constitution is something that is unwritten. So this is not the right concept. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो नहीं होता कि जो आप सोच रहे हैं कि सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो लिखा हुआ है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होता। देखिए, आप समझे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज that constitution in which I would say that the provisions, because अगर किसी constitution को आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें provisions होते हैं। तो the provisions that are being there, they are codified. This is the very very important term that I am writing here, is that they are codified in a single document or one document. Single document आप कह सकते हैं कि यहाँ आप समझें कि यहाँ पर अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि जो भी आपकी चीजें हैं यानी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सारा आपका सिंगल डॉक्यूमेंट में क्या होती है, कोडिफाइड होती है। तो क्या अनरिटन में नहीं? यस, अनरिटन में जो है वो भी रिटन ही होता है, ये समझिए। द प्रोविजंस आर रिटन बट दे आर नॉट कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। यानी अगर जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है, और ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक टिपिकल एग्जांपल हम ब्रिटेन को लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको एक बुक देखने के लिए मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो क्या है, लिखे हुए हैं। ब्रिटेन में इस तरह का कोई भी आपको ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए नहीं मिलती है। देयर इज नथिंग, कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी वहां पर क्या, वहां पर आर्टिकल्स प्रोविजंस नहीं है? एब्सोल्युटली है। क्या वहां पर लॉ नहीं है? क्योंकि लॉ तो रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। तो क्या वहां प्रोविजंस लॉ नहीं है? बट दे आर नॉट कोडिफाइड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। वहां लॉज मिलेंगे बट वो आपको स्कैटर्ड मिलेंगे, यानी कि कहीं भी आपको एक बुकलेट में आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में मिलती है। इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट से होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब स्कैटर्ड होता है, यानी कहीं भी आपको सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो क्या आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रोविजंस नहीं होते? तो सर देखिए, आप ये समझे कि इंडिया में आपको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो तो सिंगल डॉक्यूमेंट मिल गया, इसके बाद अलग से भी प्रोविजंस होते हैं, बट दे आर ओनली टू सब्सटेंशिएट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो आपका सिंगल डॉक्यूमेंट है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी, क्योंकि सब कुछ एक बुक में लिखना एब्सोल्युटली वो उतना मतलब डिफिकल्ट टास्क होता है, इतनी इजी टास्क नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोविजंस है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि लॉज बनाते कौन है यहाँ पर? तो डेफिनेटली द पार्लियामेंट इज बीइंग देयर। जो पार्लियामेंट होता है वो आपको लॉज को यहाँ पर बनाता है। तो यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे?
पार्लियामेंट इज सुप्रीम, क्योंकि जो लॉ बना रहा है वही क्या होंगे, सुप्रीम होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बुक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहाँ पर आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, बिकॉज देयर इज अ बुक इन विच एवरीथिंग हैज बीन कोडिफाइड, सभी कुछ जो है वो आपके लिखी हुई है। तो इसीलिए वहां पर जो है, क्योंकि ये जो है वो आपको जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सभी को पावर देता है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो गया, यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। तो क्या यहाँ पर जुडिशरी को पावर दी गई है? सर डेफिनेटली, जो हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं ना वो है, ठीक है। यहाँ पर हम जुडिशरी को पावर देखने के लिए मिलता है, यानी जुडिशियल सुप्रीमेसी भी यहाँ देखने के लिए मिलती है। लेकिन क्या यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने के लिए मिलती है? द आंसर इज नो। अब देखिए समझते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब होता क्या है। देखिए जुडिशियल सुप्रीमेसी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया तो हम जुडिशरी जो है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ही जब सुप्रीम अथॉरिटी है और यहाँ पर कोई सोर्स ही नहीं है जिसके थ्रू हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें, तो फिर यहाँ पर जुडिशियल सुप्रीमेसी कैसे हो सकती है? लेकिन यहाँ अगर आप देखते हैं सर कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, यानी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कभी भी यहाँ की पार्लियामेंट अगर कोई ऐसी लॉ बनाती है दैट इज जो बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ की जुडिशरी जो है उसे वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी से, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया गया था इन 2015, तो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात कही गई है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जब बात कही गई है तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या होता है, सुप्रीम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, दैट इज हियर, और यहाँ पर जो है वो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ठीक है। अब देखिए जब आप पार्लियामेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ बना दिया यहाँ पर, तो वो आपका क्या हो गया, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये आप कह सकते हैं कि इट इज इवॉल्व्ड, ये अपने आप में क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप इवॉल्व है और वो अभी भी हो रही है, क्योंकि यहाँ इवॉल्व कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी ये किसी भी प्रकार का कोई आउटकम नहीं है अभी तक, क्योंकि ये तो इवॉल्व ही हो रहा है लगातार। लेकिन वही अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो दैट इज एन आउटकम, आउटकम ऑफ होम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है कि किस तरह से 2 साल 11 महीने 18 दिनों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो फिर आपको पता होगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इसे इनैक्ट और अडॉप्ट एक दिन किया गया था, दैट इज 26 नवंबर 1949, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इसे इन्फोर्स किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसी भी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वो तो लगातार इवॉल्व हो रहा है, वो तो प्रोविजंस है, लिस्ट ऑफ प्रोविजंस है। तो इसी कारण से इसका किसी भी तरह का इन्फोर्समेंट या फिर एडॉप्टेशन ये सब नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लिए कि यहाँ पर अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, वहां पर चीजें हो रही हैं। अब देखिए जब पार्लियामेंट बना रहा है और पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वही उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो क्या इसे चेंज किया जा सकता है? नहीं। तो इसी कारण से ये जो है वो अपने आप में कैसा होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, जब पार्लियामेंट जो है वो अपने अनुसार से कोई भी लॉ जो है वो आसानी से बना पा रहा है और कोई भी उसे चेक करने वाला नहीं है, जस्ट अ मिनट। तो अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रहा है और उसमें कोई चेक करने वाला नहीं है, तो दैट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट लेट से कि कोई लॉ बनाया, अगले दिन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, उसे हटा के फिर दूसरा लॉ ले आ रहे हैं, फिर वो भी नहीं तो फिर तीसरा। तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न में देखिए आपका फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, या दोनों का ब्लेंड भी हो सकता है। लेट से फ्लेक्सिबल तो श्रीलंका आप देख लें, श्रीलंका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड तो आप यूएस का एग्जांपल देख सकते हैं, वहाँ रिजिड है। दोनों का ब्लेंड अगर देखने के लिए मिलेगा फ्लेक्सिबल और रिजिड का, तो वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए कोई फिक्स नहीं है कि सर रिजिड ही होगा, फ्लेक्सिबल ही होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनरिटन में हमेशा वो फ्लेक्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कौन होता है? पार्लियामेंट, द अथॉरिटी दैट इज मेकिंग योर लॉ। तो अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि रिजिड हो नहीं सकता,
क्योंकि फिर पार्लियामेंट रिजेक्ट कब हो सकता है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पहले से लिखा हुआ है कि सर ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको करना पड़े। जैसे वहां पर है यूएस में 3/4 से पास करना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद भी फिर आपको स्टेट्स के थ्रू उसे रेटिफाई कराना होता है। तो ये सारी चीजें होती है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चीज़ें जो है वो आपको सॉरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। यानी देखिए यूनिटरी भी हो सकता है, फेडरल भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह से लिखी हुई है। यूनिटरी का मतलब क्या हो गया, यूनिटरी का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही सुप्रीम अथॉरिटी है। फेडरल का मतलब क्या हो गया, एक अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है। डिवीजन ऑफ पावर कब पॉसिबल है, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। जैसे इंडिया में अगर देखें तो डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है 7 शेड्यूल के अंतर्गत। तो ये है। लेकिन यहाँ पर तो पार्लियामेंट ही सुप्रीम अथॉरिटी है। जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो इट इज ऑब्वियस दैट यूनिटरी ही होगा, फेडरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि फेडरल के लिए क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, अपने आप में सुप्रीम है। तो ये सारी जो चीजें थी वो हमें देखनी थी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने बेसिकली इन सभी चीजों को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की। अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री के बीच में देखेंगे। इसी तरह से आपको छोटे छोटे लेक्चर्स आते रहेंगे, बेसिक लेक्चर्स, जहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। तो इस तरह की वीडियोस लगातार आते रहेंगे। चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।